महाराष्ट्र के डहाणु विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद निकोले को राज्य के सबसे गरीब एमएलए के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया है उसमें उनकी कुल संपत्ति 51,000 रुपए ही बताई गई है। वो एक ऐसे विधायक है जिनका अपना कोई घर नहीं है। विनोद निकोले करीब 20 साल पहले वामपंथी पार्टी सीपीआईएम से जुड़े थे। वो कहते हैं कि इस इलाके में आजादी के पहले से आदिवासी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष आज भी जारी है। 1945 से यहाँ ये जो जमीन के ऊपर स्ट्रगल हो रहा है यहाँ आदिवासी कम्युनिटी में। निकोले कहते हैं कि अब यहाँ के आदिवासी के संघर्ष में कई चुनौतियां जुड़ गई हैं, क्योंकि ये इलाका मुंबई शहर के करीब है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों की जमीन ली जा रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या फिर बुलेट ट्रेन। यहाँ के आदिवासी की जमीन जा रही है। बुलेट ट्रेन यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से अभी बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, फिर यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े प्रकल्प जो केंद्र के हैं वो जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी ही जमीन एक्वायर की जा रही है। वो कहते हैं इस इलाके में 3 बांध हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। उसका सारा पानी मुंबई और विरार ले जाया गया है। विनोद निकोले जो जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीते हैं, कॉलेज तक नहीं गए। उन्होंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है। आइए आपको इस विधायक से मिलाते हैं। उनसे हमारी ये मुलाकात डहाणु के वाकी गांव में हुई थी। नमस्कार, मैं हूँ चित्रता सान्याल। मैं भी भारत में आज आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से करवाएंगे। हमारे साथ है महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणु क्षेत्र के विधायक विनोद निकोले जी। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। विनोद जी, आपके क्षेत्र में हम हैं और हम आपके क्षेत्र में हम घूमे भी, और आप एक आदिवासी समुदाय के नेता हैं, आज विधायक भी हैं। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं आदिवासियों के जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए मैडम, पहले तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस इलाके में ज़मीन का बहुत बड़ा मुद्दा है। 1945 से यहाँ ये जो ज़मीन के ऊपर स्ट्रगल हो रहा है यहाँ आदिवासी कम्युनिटी में। पूरा पालघर जिले में जो ग्रामीण तालुका जो है, जो समझो जैसे कि डहाणु है, तलासरी है, विक्रमगढ़ है, जवार है, मोखड़ा है, ये पूरे तालुका मतलब बहुल आदिवासी तालुका है। और 1945 से यहाँ ये संघर्ष ज़मीन के ऊपर चल रहा है। शुरुआत में यहाँ बड़े बड़े जमींदार थे, और पहली बात तो यह है कि पहले ये यहाँ की जो ज़मीन है वो पहले आदिवासियों की ही थी। अच्छा। लेकिन जब ये जो ब्रिटिश के पीरियड में ये सब बड़े बड़े कुछ व्यापारी आए, और जैसे हमने देखे बहुत पारसी समुदाय के लोग यहाँ पे है। तो इन लोगों ने ये जो यहाँ का जो आदिवासी कम्युनिटी है जो है, उनका भोलेपन का फायदा लेके ये ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया, और आदिवासियों के खुद के ज़मीन में उन्हीं लोगों को मजदूरी करनी पड़ी। तो वहाँ से संघर्ष है, तो आज तक वो संघर्ष जारी है। बहुत सारे जमींदार हो जो मुंबई में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री जो 7/12 होता है उनके ऊपर उनका नाम है। फिर भी यहाँ की जो जमीन, ये जो संघर्ष हुआ उसके बाद ये सब जमींदार यहाँ से भाग गए, और ये जो आदिवासियों की पूर्वापार से जो जमीन थी वो इनके कब्जे में है। लेकिन आज भी वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनके पास नहीं है। तो तब से हमारा संघर्ष ये जारी है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो 7/12 है उनके ऊपर नाम ये आदिवासी लोगों का होना चाहिए। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम ज़मीन देखते हैं, जब हम जानते हैं कि सारी ज़मीन आदिवासियों की थी, पर ऐसा क्या हुआ कि पेपर वर्क उनके नाम से हो गया? हाँ, पेपर वर्क उनके नाम से हो गया। मतलब तभी ये जो लोग थे हमारे जो कम्युनिटी के थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसका फायदा उन लोगों ने। और पहले ये जो समझो कि जो रेवेन्यू ऑफिसर जो थे, इनके साथ कुछ बिया करके, मतलब जो भी है उनका सब जो भी व्यवहार होगा उसके हिसाब से उन्होंने ये 7/12 के ऊपर उनका नाम लग गया। तो तभी से हमारी मांग तो यही है कि जब से संघर्ष है तभी से हमारी मांग ये है कि ये जो हमारे कब्जे में जगह है, 70 साल से 80 साल से लोग
उस जमीन को बोत रहे हैं, उनके ऊपर जमीन पे कब्जा है, तो 7/12 पे हमारा नाम होना चाहिए। ये संघर्ष तब से हमारा जारी है। तो ये ज़मीन का बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास और कोई रोजगार नहीं है, तो एक लिवलीहुड का एक सोर्स ये ज़मीन ही है। जो भी उनके पास छोटा सा अगर पीस ज़मीन का है, उसके ऊपर ही ये सब हमारा लिवलीहुड चल रहा है। तो तभी से हमारा ये संघर्ष चालू है। और आज मैं 15-20 साल से इस मूवमेंट में काम करता हूँ और ग्राउंड पे काम करता था पहले से। तो 2019 में जब पार्टी ने मुझे विधायक का ये जो मतलब उम्मीदवारी दे दी, जब भी लोगों ने एक 15-16 साल में ये जो हमारा ग्राउंड पे जो स्ट्रगल था, वो लोगों ने ध्यान में रखते हुए कि भाई ये एक अच्छा लीडर है जो हमारे मतलब बाजू से संघर्ष कर रहा है, हम लोगों को लिए कुछ कर रहा है, तो इस हिसाब से लोगों ने मुझे वोट देके अभी चुन के दिया है। तो मेरी कोशिश तो यही जारी है। और विधानसभा में भी भाई ये कह रहा हूँ कि जो कई सालों से हमारे आदिवासी कम्युनिटी के कब्जे में जो जगह है, लोगों के कब्जे में जगह है, तो वो 7/12 पे उनका नाम होना चाहिए। ये अभी मैं मुद्दा रेज कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के कई आदिवासी क्षेत्रों में हम जब गए तो सबसे पहली बात यही आई कि आज भी आदिवासी एक डर में जीता है कि कहाँ वो विस्थापित हो जाए, कब सरकार उनकी ज़मीन छीन ले, चाहे डेवलपमेंट के नाम से ही हो। पर ये जो है, ये एक डर उनमें हर वक्त रहता है। ऐसा क्यों? देखिएगा, अभी जिस इलाके में आप आए हो तो ये अपना ये जो मुंबई है, मुंबई के मतलब एकदम लगत में जो है, मतलब उनके द्वार पे ये पालघर जिला है। तो शहर तो बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कि आप इस इलाके में अभी आपने सर्वे किया तो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी मेरे ख्याल से कि बुलेट ट्रेन यहाँ से जा रही है। फिर यहाँ से अभी बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है। फिर यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े प्रकल्प जो केंद्र के हैं वो जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी ही ज़मीन एक्वायर की जा रही है। ज़मीन जब आप आदिवासियों की अगर एक्वायर कर रहे हो तो उनको उस ज़मीन के बदले में उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको कहा कि आज भी अगर जो आदिवासी के कब्जे में जो जगह है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनके नाम पे नहीं है, इसलिए ये जो ज़मीन का जो मतलब मुबदला जो मिल रहा है या जो भी अगर कोई अमाउंट मिल रही है तो वो डायरेक्ट जिसके नाम पे 7/12 उसको मिल रही है डायरेक्ट, तो उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ जीने के लिए ही वही एक उनके पास सोर्स है कि उसके ऊपर वो अपना परिवार का गुजारा कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसके पास नौकरी तो है नहीं, तो जमीन ही है जो उसको 2 वक्त की रोटी देती है। हाँ, दे सकती है ना। हाँ। तो अगर वो जमीन चले जाए तो फिर कैसे काम चलेगा आदिवासी का? क्योंकि हमने देखा है, ये आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है कई बार में, पर ये जो प्रोजेक्ट है कहीं रुका नहीं, या ये प्रोजेक्ट किसी तरह से ऐसा नहीं किया गया ताकि आदिवासी को इसका फ़ायदा मिले। आपके यहाँ पे हमने चारों तरफ देखा कि बारिश की वजह से ही यहाँ फसल उग सकती है, क्योंकि और पानी का सोर्स है नहीं। जी। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या किया है? देखिएगा, अभी ये जो यहाँ पे सूर्या डैम है, कवड़ास डैम है, कुरझे डैम है, ये तलासरी और डहानू तालुका और ये मतलब पालघर जिले में है। तो इसका जो आज जो पानी है वो ज़्यादा करके मुंबई, वसई, विरार, अच्छा ये इस इलाके में पानी जाता है। तो हमारी मांग पहले से ये है कि जो हमारे तालुका में या हमारे ज़िले में जो बरसात होती है उसका जो पानी है वो जो डैम में है उसका पानी पहले यहाँ का जो क्योंकि वो आदिवासी उपयोजना से जो फंड है उसमें से बनाया गया है, तो उसका आदिवासियों को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि बारिश के ऊपर डिपेंड है जो खेती है, तो ये जो डैम है उन डैम का पानी अगर यहाँ पे इस इलाके में अगर दिया जाएगा तो लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। मतलब जो भी है सब जो सब्जी है, जो भी कोई ये फसल उगाएंगे और बाजार में जाके वो बेचेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन वो पानी का प्रायोरिटी इस जिले में नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी हमारी मांग है कि पहले तो पीने के लिए और उसके बाद खेती के लिए पानी यहाँ देना चाहिए। उसके बाद जो भी पानी रहेगा वो इंडस्ट्री सेक्टर हो या कोई भी हो, मुंबई में हो जाएगा तो चलेगा। अभी आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ कि ये जो सूर्या डैम है उसके लगत में जो लोग आदिवासी पहाड़ी वहाँ पे जो है तो पानी उनके घर के बाजू में है,
लेकिन पीने के लिए उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन है। तो ये हमारी मांग है कि उनको पानी देना चाहिए और खेती के लिए पानी होना चाहिए। मैं एक विधायक होने के नाते मैंने ये मांग की है, यहाँ के जो जल संपदा मंत्री है, हाँ, उनसे मैंने एक मांग भी की है कि ये जो पानी है वो यहाँ से ऐसा कैनल ला के यहाँ के लोगों को वो पानी मिलना चाहिए, वो मैंने मांग की है। और हमारा तो ये भी कहना है कि जब हमारा पानी अगर मुंबई में लेके जाते हो तो उस पानी से जो भी आप मतलब टैक्स लेते हो उसमें से कुछ परसेंटेज तो यहाँ आदिवासी लोगों के ऊपर खर्चा करना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम मतलब संघर्ष हमारा जारी है। निकोले जी, यही बात कहीं बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहेंगे आदिवासी लोग। आदिवासी बच्चे मैंने देखा है ज़्यादातर स्कूल नहीं जाते हैं आसपास, जबकि सेंट्रल का ये प्रोजेक्ट है एकलव्य बोर्डिंग स्कूल का, पर इस इलाके में जहाँ इतने आदिवासी रहते हैं उनके बच्चों के लिए बहुत कम हॉस्टल वाले स्कूल्स हैं ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख जाए। तो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे जाके नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, और उनको फिर वापस अगर नहीं पढ़ेंगे, नौकरी नहीं होगी, तो फिर वापस आपको एग्रीकल्चर में ही आना पड़ेगा। और लैंड भी बहुत छोटी छोटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लैंड हो पूरे फैमिलीज में बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो फैमिलीज जितनी बड़ी होती जाएंगी लैंड वैसे ही कम होता जाएगा। तो इसका क्या आप सोचते हैं कि मतलब एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब मेरे को तो इस इलाके में बहुत कम स्कूल्स ऐसे नजर आए। देखिएगा मैडम जी, अगर एजुकेशन के बारे में बोलना जाए तो यहाँ पे आश्रम स्कूल्स है, हॉस्टल्स है, लेकिन वो भी सिलेक्टेड है। मतलब अभी ये बारिश, अभी जून महीना जब शुरू होगा तो आदिवासियों को मतलब जो बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब क्या जनरेशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्कूल उतना जितना संख्या में होना चाहिए उतना नहीं है। अभी एक बात तो यह है कि जिस क्षेत्र से मैं चुन के गया हूं तो मेरा मांग जारी है मगर उतना हो नहीं रहा है। और मेरा कहने का मतलब है, मैं हमेशा ये सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जो आश्रम स्कूल है वहाँ पे सिर्फ मतलब ये जो करिकुलम है उसका स्टडी नहीं होना चाहिए, तो उनको कुछ स्किल देना चाहिए। मतलब 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उनको स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो स्कूल से बाहर निकलते ही वो खुद अपना एम्प्लॉयमेंट कर सके, इस तरह का कोई एजुकेशन होना चाहिए। ये भी मेरी सोच है और मेरी मांग भी है। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन को लेके जब हम बात करते हैं, अब आदिवासी के अपने लैंग्वेजेस होते हैं। अब आदिवासी एक बच्चा जो स्कूल में जाता है तो वो या हिंदी या उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज या अंग्रेजी में उसकी एजुकेशन की शुरुआत होती है। अब प्रॉब्लम ये है, जो एक बच्चा जो इन तीनों सब्जेक्ट्स वो जानता ही नहीं है, लैंग्वेज जानता ही नहीं है, वो बहुत जल्दी एजुकेशन में अपना जो इंटरेस्ट होता है एक बच्चों का सीखने का, पढ़ने का, वो खो देता है। देखिएगा अभी मतलब अभी महाराष्ट्र में आप हो तो महाराष्ट्र में तो मराठी लैंग्वेज चलती है। जी। तो यहाँ शुरुआत में एजुकेशन तो मराठी से ही शुरू होता है, लेकिन हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी लोगों की जो एक लैंग्वेज अलग है, यहाँ की आप जिस क्षेत्र में हो तो यहाँ वारली कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है। आदिवासी में बहुत सारी जातियाँ हैं, हाँ, बहुत सारी। तो आदिवासी एक जात है लेकिन उसमें भी बहुत सारे ये पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे इस पालघर जिले में वारली समाज के लोग ज़्यादा है और यहाँ वारली भाषा ही आदिवासियों की बोली जाती है। तो हमारे ऐसे कई लोगों की, एक विधायक होने के नाते कई लोगों की मांग ऐसे भी है कि विधायक जी आप ऐसी मांग करो कि यहाँ इस इलाके में शुरुआत में जब लड़का स्कूल में जाएगा तो वारली लैंग्वेज में भी अगर सिलेबस होएगा तो अच्छी मतलब अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो ये मांग तो है, लेकिन मराठी और ये जो वारली लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत नजीक में आती है, तो बच्चे सीख जाते हैं, समझते हैं। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत कम है। और ज़्यादातर आदिवासी जो है उसको जो एक वेजेस, जनरल वेजेस जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो वो जितना खटता है, जितना फैक्ट्री में वो काम करता है, उसके मुताबिक वो पैसे भी नहीं उसको मिलते हैं ताकि वो अच्छी तरह अपने परिवार चलाए। तो ये जो मिनिमम वेजेस जो है वो नहीं मिलने का कारण, देखिए अभी ये जिस क्षेत्र में आप हो ये ग्रीन जोन है, पहले से केंद्र ने वो डिक्लेयर किया है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बन सकता। फिर भी हमने लास्ट टाइम ये मांग की थी कि
ऐसा कंपनी ऐसी मतलब इंडस्ट्री हो कि जिससे पोल्यूशन नहीं हो। नहीं, जैसे यहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स में काम होता है, वहाँ पे भी एक डेली जो एक जनरल जो मिनिमम वेज देना चाहिए वो आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में गुजरात है या यहाँ पे MIDC बोईसर है, यहाँ पे लोग यहाँ मतलब डहानू इस इलाके के लोग जाते हैं काम पे, लेकिन उतना मिनिमम वेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी मांग ये है कि एक परिवार को जिंदा रहने के लिए उसको मतलब 18,000 रुपया महीने का उसको मिनिमम वेज होना चाहिए। तो मतलब 1 डे का 6 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। किसी को 200 रुपया मिल रहा है, किसी को 150 रुपया मिल रहा है, उसमें अपना परिवार का वो पालन पोषण नहीं कर सकते। ये तो दिक्कतें है। अब मांग तो हमारी है, मगर क्या करे, सरकार जो ऐसी बनी है तो वो मिनिमम वेज के लिए कोई मतलब कदम नहीं उठा रही है। पर आप अपना जो मांग के हाँ, मांग को पकड़ के आवाज उठाते हैं हम। शुक्रिया निकोले जी। ये थे विनोद निकोले जी, खुद एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और आशा है कि आदिवासी समुदाय की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे, उनकी मांगे आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया।